नमस्कार, मैं राकेश परमार। मित्रों, आज बात चूंकि माहौल गर्म तो समाचार चैनलों पर है कि रिया ने किस किस का नाम लिया और कौन कौन ड्रग एडिक्ट हुआ। समाचार चैनलों पर समाचार देखने वालों के लिए एक बयान नया आया कि कुछ अलग पर है, लेकिन फिर भी इस पर कोई बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं हुआ। समाचार था बिहार पुलिस के कल तक के डीजीपी आज पूर्व डीजीपी हो जाने पर। पहले मैं बात करूं भारत के संविधान का। भारत के संविधान में कोई भी स्वस्थ मानसिकता वाला आदमी, आदरणीय ओंकार भाई को नमस्कार, मुबारक हो, आपके यहाँ एक पढ़ा लिखा आदमी विधायक बनेंगे, स्वागत है उनका। कोई भी आदमी जो दिवालिया ना हो, मानसिक रूप से स्वस्थ हो, वो चुनाव में भाग ले सकता है, चुनाव लड़ सकता है, उसको चुनाव लड़ने की आज़ादी है। गुप्तेश्वर पांडे जी तो खैर डीजीपी हैं, आईपीएस और आईपीएस की परीक्षा पास किए हैं। भारत का सबसे आदरणीय परीक्षा है। आईपीएस आईएएस बिरले पास करते हैं, कोई पास करता है तो सरकार के सबसे उच्च कोटि की सेवा से और बिहार पुलिस के सबसे ऊंची कुर्सी पर विराजमान आदमी अगर संसद विधानसभा में जाता है तो ये विधानसभा और संसद के लिए सौभाग्य की बात होगा, और जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करे वहां के लिए भाग होगा। इसमें कानून में कहीं कोई अड़चन नहीं है। लेकिन हमारा देश सिर्फ कानून से ही चलता है ऐसा नहीं है। कहाँ कानून है? कहीं नहीं है। कुछ चीज़ परसेप्शन पे चलती है, कुछ चीज़ व्यवहार पे चलती है, कुछ चीज़ों में आंखों की शर्म देखी जाती है, कुछ चीज़ आपके द्वारा किए गए कार्यों को परीक्षण के दौरान उसको देखा जाता है कि आपने जो किया वो क्या हुआ। सबसे पहले गुप्तेश्वर पांडे जी के जो स्वैच्छिक सेवानिवृत्त लिया उन्होंने, वीआरएस जो वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया है, उसका सिचुएशन जानिए। श्री गुप्तेश्वर पांडे जी का 28 फरवरी 2021 मतलब और 5 महीने का कार्यकाल था। 5 महीना और अगर सेवा दे देते तो कुछ भी नहीं उथल पुथल हो जाता। लेकिन उन्होंने अपना वीआरएस लेना, ये भी उनके संविधान ने उनको। पुलिस की जो अधिकार के नियम 16(2) है, उसमें कोई भी आईपीएस अफसर की अगर सर्विस 30 साल पूरी हो गई है या उसका आयु 50 साल से ऊपर हो गया है तो वो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति अप्लाई कर सकता है राज्य सरकार को। श्री गुप्तेश्वर पांडे जी वाले मामले में 30 साल से ज़्यादा होगा, 87 बैच के अफसर हैं, तो 30 साल से तो ज़्यादा ही हो गया है, 50 वर्ष से ज़्यादा उनका उम्र भी हो गया है, तो वो कानून के तहत अपने राज्य सरकार को रिजाइन कर सकते हैं। और राज्य सरकार का अपना प्रोरोगेटिव है, उनकी मर्जी है कि वो इनके त्यागपत्र को कितनी जल्दी मंजूरी देता है, नहीं मंजूरी देता है, ये उसका अधिकार है। ये इसमें कहीं कोई कानून अड़चन नहीं आता। अगर सर्विस 30 साल से पहले है, मतलब 20 साल का सर्विस पूरा किया है आईपीएस अफसर, तो वो केंद्र सरकार को देगा। फिर केंद्र सरकार उसकी स्तुति करेगी कि उसको त्यागपत्र देना है कि नहीं देना है, मंजूर करना है कि मंजूर करना है कि नहीं करना है। बात अभी चूंकि आदरणीय गुप्तेश्वर पांडे जी की हो रही है, तो आदरणीय गुप्तेश्वर पांडे जी ने 16(2) के अंतर्गत अपना त्यागपत्र दिया। स्वैच्छिक त्यागपत्र नहीं, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का त्यागपत्र, क्योंकि रिजाइन और वीआरएस वॉलंटियरी रिटायरमेंट में अंतर है। अगर वो रिजाइन करते तो मे बी कि उनकी कुछ बेनिफिट्स थी वो प्रभावित हो जाती है, लेकिन अगर वीआरएस ले रहे हैं तो वो बेनिफिट मिल जाती है। सरकार का योजना है वीआरएस लेने का, तो मेरे ख्याल से शायद उनका वो 5 महीने का सर्विस का सैलरी भी मिल गई होगी और भी बेनिफिट मिल गया, मतलब उनके आर्थिक क्षति नहीं हुई है गुप्तेश्वर पांडे जी का जो उन्होंने किया है। दिमाग के तेज आदमी, आईपीएस पास किए तो कह लिए अपना क्षति पहुंचाएंगे, तो उन्होंने अपनी आर्थिक हित को साधते हुए वीआरएस लिया, रिजाइन नहीं किया। अगर रिजाइन करते तो उनका 5 महीने की तनख्वाह रुक जाती और भी कोई जो बेनिफिट्स था वो रिजाइन पे रुक जाता। लेकिन वीआरएस में सरकार की योजना है कि भाई आप जैसे कई कंपनियां जो बंद होने के कगार पर होती है, कहा जाता है वीआरएस ले लीजिए, तो उनका 2-3 साल का जो सर्विस होता है उसमें कहा जाता है भाई आपको 1 साल का तनख्वाह दे देंगे। वो अलग अलग प्रतिष्ठानों के अलग अलग कानून है। गुप्तेश्वर पांडे जी में होगा कि उनको जो 5 महीने की सैलरी का नुकसान हुआ होगा वो मे बी कि उनकी वो मिल गई होगी। हालांकि मैं बहुत स्पष्ट नहीं जानता, मैं छोटा मोटा कारपोरेट कंसल्टेंट हूं, तो मैं कारपोरेट क्षेत्र में जानता हूं कि अगर आप वीआरएस लेंगे तो आपको
कुछ सैलरी एकोमोडेट की जाती है, क्योंकि अब पेंशन तो बंद हो गया। हालांकि गुप्तेश्वर पांडे जी वाले में पेंशन बंद नहीं हुआ होगा, क्योंकि 2003 के बाद के IAS IPS का पेंशन बंद है। चूँकि वो उसके पहले के हैं तो उनका पेंशन मिलेगा। अगर वो रिजाइन करते तो मे भी कि उनका पेंशन प्रभावित हो जाता, वो अब नहीं प्रभावित होगा, वो सब एक अलग बात है। सबसे पहले गुप्तेश्वर पांडे रिजाइन किए, उनका मर्जी है, सरकार ने 1 महीने में मान लिया, वो उसकी मर्जी है। लेकिन जो मुझे ऐतराज की योग्य लगा, बिल्कुल जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, जिस पर मुझे ऐतराज है और मैं बड़ी जिम्मेवारी से ऐतराज कर रहा हूं, आपसे भी चाहूंगा कि आप अपना आशीर्वाद दें। अगर आपको लगे कि मैं गलत बोल रहा हूं तो कृपया प्रतिवाद करें। गुप्तेश्वर पांडे जी ने जो प्रेस के पूछे प्रश्नों का जवाब दिया, उन्होंने उस प्रश्न का जो जवाब दिया वो एक उच्च स्तर के पुलिस अफसर के लिए बिल्कुल अशोभनीय है। मुझे वो पीड़ा पहुंचाया। उन्होंने कहा कि चुनाव होना है और लोग मुझे सरकार के पक्षधर मानने की इल्जाम लगाते, इसलिए मैंने रिजाइन कर दिया। गुप्तेश्वर पांडे जी, या तो आप बिहार के जनता को नेताओं की तरह से बेवकूफ़ समझने लगे, कैसे नेता समझते हैं कि जनता तो बेवकूफ़ है। आदरणीय पांडे जी, आप IPS अफसर हैं, आपने इतनी बड़ी भूल कैसे की? क्योंकि आप 87 से लेकर के 2020 तक तो कई बार चुनाव आया ना, और कई बार आपको सत्ताधारी पक्ष का इल्जाम लगा होगा, क्योंकि आप तो हर सत्ता में के पक्षधर रहे हैं। जब आप 87 में भर्ती हुए थे, उसको कांग्रेस की सरकार थी और सबसे पहले जिला अलॉट हुआ आपको। जिला अलॉट होने में लोगों को 10-10, 12-12 साल लग जाते हैं SP कप्तान जिला का बनने में, आपको मिला। आपने अपने ये 87 से अब तक के कार्यकाल में कम से कम 27-28 जिलों के कप्तान रहे हैं, और जो पुलिस अफसर रहे हैं उनको पता होगा कि कप्तानी का क्या महत्व है। मुझे मेरे रिश्तेदार IAS अफसर हैं, वो सेक्रेटेरिएट में थे और वो बेचारे कैसे कैसे आकर के कलेक्टर बन गए। तो मैं बोला जी, सचिव से कलेक्टर बड़ा होता है, छोटा होता है? बोला जो कलेक्टर की आनंद है वो कहाँ कहीं और, जिला का मालिक है भाई। तो आप ऐसे ही तो जिला के कप्तान बने नहीं होंगे ना। आपका हर राजनीतिक दल में बढ़िया संबंध होगा, और मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं इधर उधर की बातें नहीं कर रहा हूँ बेमतलब आप जैसे बड़े आदमी के लिए। लेकिन आपका लालू जी के टाइम में भी ठीक था, अभी कप्ताने थे, लालू जी ने भी आपको कई जगह कप्तान बनाया था। नीतीश कुमार में भी आपका ठीक था। मतलब आपका किसी राजनीतिक दल से कोई विरोध नहीं है, कोई राजनीतिक दल आपका बुरा नहीं चाहता। आज भी जब आपने त्याग पत्र दिया है और ये करीब करीब फिट है कि आप लालू प्रसाद यादव के पार्टी से चुनाव नहीं लड़ेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप नीतीश कुमार के पार्टी से लड़ेंगे कि मोदी जी के पार्टी से लड़ेंगे, ये मुझे नहीं मालूम। देखने में लग रहा है कि आप भारतीय जनता पार्टी से लड़ेंगे, क्योंकि इसके पहले भी आपने 2009 में VRS लिया था, बक्सर से संसदीय टिकट मांगा था, अंत कट गया, तो आप बड़ी परेशान हो गए कि आप ना इधर के हो ना उधर के हो, तो वापस आपने अपनी नौकरी ज्वाइन कर ली। ऐसी कृपा बहुत कम लोगों को होती है। ये इसलिए संभव हो सका क्योंकि आपका किसी राजनीतिक दल में कोई विरोध नहीं है, कोई भी राजनीतिक दल इसको विरोध नहीं किया कि ऐसा कैसे हो गया। ये घर की खेती थोड़ी है कि जब मर्जी आए नौकरी ज्वाइन कर लो, जब मर्जी आए रिजाइन कर दो। तो लेकिन चूंकि आपका हर राजनीतिक दल से बड़ा मधुर बढ़िया संबंध है, हो सकता है आपके बढ़िया कार्यकाल से हो, आप ईमानदार आदमी है, बढ़िया आदमी है, इसके वजह से हो सकता है। मैं आपके कार्यकाल का समीक्षा करने नहीं बैठा हूं, मैं तो आपके जैसे आपके पोस्ट पर पहुंचे हुए पत्र के बाद वाली पर चर्चा करूंगा। मेरा आज बड़ा व्यापक बहस है, मुझे आदरणीय गुप्तेश्वर पांडे तक ही मैं सीमित नहीं हूं। मेरा प्रश्न सिर्फ ये नहीं है कि आदरणीय गुप्तेश्वर पांडे जी ने रिजाइन किया नहीं किया, उसका क्या मतलब। मैं चूंकि गुप्तेश्वर पांडे जी वाले छोड़े 2-4 मिनट पर बात करूंगा, बहस आज मेरा बड़ा है, तो आप पर ही कृपा होती है। नहीं तो एक आदमी अभी तक IAS का रिजाइन दिया, उसका मंजूरी नहीं हो रहा है। एक आदमी रिजाइन कर दिया तो अब उसको वापस रिज्वाइनिंग नहीं हो रही है। लेकिन आप पर कृपा बरसी है, एक बार नहीं 2-2 बार। एक बार 2009 में बरसा, आपने बहुत लंबा गैप VRS का लिया, उसके बाद वापस ज्वाइन कर लिया। अभी आपने रिजाइन किया सुबह में और शाम में आपका रिजाइन मंजूर हो गया, समय भी नहीं लगा, मतलब सब कुछ पहले से स्क्रिप्टेड था। आदरणीय गुप्तेश्वर पांडे जी, एक समाचार पोर्टल चलाने वाला छोटा पत्रकार, जैसे हम लोग यूट्यूब फेसबुक पर चलते रहते हैं, इसको फेसबुक या पत्रकार बोलते हैं, ऐसे ही किसी साधारण आदमी ने आपका रिजाइन वाला खबर ब्रेक किया तो आपने कहा कि ये कौन सी पत्रकारिता हो रही है, लानत मनात भेजने लगे। मैं भी फेसबुक पर लिखा कि ये मैं जानता हूं कि गुप्तेश्वर पांडे जी चुनाव से पहले रिजाइन करेंगे, क्योंकि वो जिस तरह की भाषा सुशांत सिंह राजपूत केस में इस्तेमाल कर रहे हैं
वो राजनीतिक बयान है और वो पार्टी प्रवक्ता की तरह से काम करें, क्योंकि डीजीपी स्तर का आदमी पुलिस का प्रवक्ता नहीं होता, वो बड़ा जूनियर लेवल का अफसर होता है जो पुलिस के प्रवक्ता काम करता है। लेकिन चूंकि डीजीपी साहब स्वयं आ रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ राजनीतिक है। तो मैं पहला आदमी हूं जिसने आपके रोज रोज फेसबुक पर आने, सुशांत सिंह राजपूत के पहले से ही आपको फेसबुक पर आने की लत लगी थी। पहला आदमी हूं जो आपके एक फेसबुक के वीडियो को ट्वीट करके उस पर लिखा था नीचे कि गुप्तेश्वर पांडे जी क्या आप पुलिस। एक आदमी ने मेरे लिखा यार कैसी बात करते हो, यार पागल की जैसे बात करते हो। मैं बोला नहीं, जो आदरणीय गुप्तेश्वर पांडे जी का वीडियो है ना, वो ये कह रहा है कि गुप्तेश्वर पांडे जी हैं कहीं, कर कुछ रहे हैं, रह कहीं रहे हैं, तैयारी कहीं की कर रहे हैं। ये तो पहले सीढ़ी जानने वाला आदमी भी इस बात को समझ सकता था, लेकिन एनीवे वो अपनी मर्जी है, उसमें हम क्या कहेंगे। लेकिन बात गुप्तेश्वर पांडे जी पर नहीं, बात उस संवैधानिक सीट पर बैठे हुए तमाम लोगों से है जो इस सीटों पर बैठते हैं और तुरंत रिजाइन किया और राजनीति में प्रवेश कर गए। संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि आपको रिजाइन करने के कितने दिन बाद राजनीति में प्रवेश करना पड़ेगा। हाँ, आप कहीं नौकरी ज्वाइन करते हैं, उसमें कहा गया है कि आपको 1 साल तक घर बैठना पड़ेगा, उसके बाद ज्वाइन करेंगे। लेकिन जैसे कि वो अजय कुमार ने किया, अजय कुमार सिटी पटना एसपी थे, रिजाइन किया, टाटा में ज्वाइन किया, टाटा के बाद कांग्रेस में ज्वाइन किया, कांग्रेस के झारखंड के अध्यक्ष बने, फिर वहाँ से भी भगा दिए गए, मतलब हटा दिए गए। अब उसके बाद अब बेचारे छले हुए महसूस कर रहे हैं कि यार अच्छा वाला इस टाइम डीजीपी वाला पोस्ट मेरे को ही मिलता, क्योंकि वही टाइटल थे, वो उनको आज अफसोस हो रहा होगा। एनीवे, संवैधानिक सीट पर जो लोग आए हैं, अरुण जेटली साहब ने एक बार पार्लियामेंट में कहा था कि डिजायर टू योर पोस्ट, उन्होंने हिंदी में उनका कहा था कि आप जिस पोस्ट को छोड़ के जिस पोस्ट पर जा रहे हैं उसमें आपके उस पोस्ट के किए गए कामों की समीक्षा होगी। अगर आपने अभी मान लो डीजीपी से होकर के आप तुरंत भाजपा या जदयू ज्वाइन करते हैं, मान लीजिए, तो फिर आपके किए गए कामों की समीक्षा होगी कि क्या आपने नीतीश कुमार को कुछ पहुंचाने का, फायदा पहुंचाने का प्रयास किया, क्या आपने किसी ने, क्योंकि आप तो नीति निर्धारक में थे, आपका तो एक निर्णय कुछ भी कर सकता था। तब ये प्रश्न लालू जी के परिवार के लोग पूछेंगे कि भाई शराबबंदी में जितनी छीछा लेदर बिहार पुलिस की हुई है उतना आज तक किसी में नहीं हुआ है, डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ही थे। लालू के पार्टी से आप ज्वाइन करेंगे तो विपक्ष कहेगा कि शराबबंदी में गुप्तेश्वर पांडे ने जानबूझकर नीतीश कुमार की बदनामी कराई, क्योंकि उनको लालू प्रसाद के पार्टी से चुनाव लड़ना था। दोनों ही बात पर आपका ऑब्जेक्शन क्वेश्चन तो बनेगा, क्योंकि आपको पता है कि शराबबंदी फेल है, शराबबंदी पुलिस वाले ही शराब की सप्लाई कर रहे हैं, गुप्तेश्वर पांडे जी जिसके अब डीजीपी रहे हैं। तो ये प्रश्न तो बनेगा ना, आप अभी राजनीति में आइए ना, अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे जाएंगे। एक हंसी की बात बता दूंगा, मैं नाम नहीं रखूंगा, बिहार के सबसे ऊंची कुर्सी का एक IAS अफसर, 90 की बात कह रहा हूँ, श्रद्धेय रामसुंदर दास साहब के यहाँ हमारी उनसे मुलाकात होती थी। आदरणीय ओंकारनाथ जी को नमस्कार और आदरणीय प्रेम नारायण द्विवेदी जी को भी सादर प्रणाम। तो क्या हुआ कि लालू प्रसाद यादव उनको राज्यसभा में भेजने के लिए बात की, हमारे सामने की बात थी, बात के बात हो रहा था, हमारा इतना बढ़िया संबंध था कि बात है। उन्होंने बहुत विनम्रता नहीं दृढ़ता से कहा कि ना 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 जी, ये बिल्कुल लालू जी, ये बिल्कुल मैं नहीं जाऊँगा भैया, मैं अपना रिटायरमेंट ले लिया हूँ, मैं अपना दिल्ली बॉम्बे कलकत्ता घूमता रहूँगा, मुझे नहीं चाहिए। जब वो चलेगा तो मैंने बोला कि सर नाम नहीं रखूँगा, जात रखने पर टाइटल रख दूंगा तो पता ही चल जाएगा, क्योंकि वो ऊंचे पोस्ट पर तो टाइटल से पता चल जाता है ना। मैंने बोला सर राज्यसभा जाने के लिए लोग क्या क्या करते हैं, तो उन्होंने कहा राकेश अगर मैं राज्यसभा में चला जाऊंगा ना तो 8वीं में मैं कौन से लड़की के पीछे घुमा करता था ये सब अभी मेरी 8वीं में पढ़ने वाले नातिन के पास पता चल जाएगा। कलेक्टर रहने के बाद मैंने कौन से पेपर पर दाहिने हाथ से साइन के बजाय बाएं हाथ से मोहर लगा दिया था, तो वो सब आ जाएगी। काहे लिए छीछा लेदर करवाऊं? आदमी चीफ सेक्रेटरी बनते बनते कोई बार गलत काम गलती से ही हो जाती है, कई बार आपको पता नहीं होता कि जो आपने साइन किया वो गलत है, क्योंकि आपको इतनी जानकारी नहीं होती, वो डिपार्टमेंट वाले लोग लेते हैं और आप विश्वास पर साइन करते हैं। वो काहे लिए मैं सबकी समीक्षा करवाऊं मेरे भाई, मैं ठीक हूँ और क्या हासिल कर लूँगा, शानदार व्यवस्था है, रहन सहन है, बच्चे सेट है, हमें कोई दिक्कत नहीं है।
तो गुप्तेश्वर पांडे आप हैं तो प्रश्न उठेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं, जैसा कि मैंने कहा कि लोकतंत्र में किसी को भी चुनाव लड़ने का अधिकार है, उसमें कहीं कोई रोक नहीं है। आदरणीय गुप्तेश्वर पांडे जी जैसा आदमी को मैं चाहता हूं कि जो संसद और विधान में जितने लोग हैं वो सब आप ही की तरह से पढ़े लिखे योग्य हों। जब 8वीं में 8 बार फेल वाला आदमी वहाँ के मुख्यमंत्री बनने की सपना देख सकता है, उसके जगह अगर गुप्तेश्वर पांडे जाते हैं तो ये तो बिहार वासियों के लिए परम सौभाग्य की बात होगी। लेकिन देखा गया है अब तक का इतिहास कि जो लोग IAS IPS या बड़े बड़े लोग जो रिजाइन करके राज्यसभा लोकसभा में आए, उनका परफॉर्मेंस बिल्कुल संतोषजनक नहीं रहा। मैं नाम रख रहा हूं, पुलिस में मुंबई पुलिस चुनाव लड़े और चुनाव लड़ करके आए भी, का रोज का बयान हंसी, लोग हंसते थे उनके बयान पर, अलग अलग तरह के विज्ञान बताते थे, कई आलोचना का पात्र बने। JJ अल्फांसो केरल कैडर का IAS अफसर, DDA में वाइस चेयरमैन थी, अभी मंत्री भी हैं, और पेट्रोल के बढ़ने पर जो उन्होंने बयान दिया या और कई तरह के जो बयान देते हैं, बयान दे करके सरकार को अनकंफर्टेबल करते रहते हैं। अभी एक चीफ जस्टिस साहब रिजाइन करके राज्यसभा में आए हैं। उनका ट्विटर देखने के बाद मैं कई बार कहा कि यार उनका कोई फोन नंबर हो तो बोलिए, मैं पूछूं कि आपके नाम का कोई आदमी फर्जी ट्विटर हैंडल चला रहा है या आप ही चला रहे हैं, क्योंकि जिस भाषा का इस्तेमाल उसमें होता है ना, वो मैं 4-5 बार सोचता हूं कि क्या ये भारत के सबसे बड़े कुर्सी पर बैठा हुआ न्यायपालिका पवित्र, जिसको हम लोग सीज पीठ दिखा के नहीं निकलते, मतलब निकलते हैं तो पीठ दिखा के नहीं निकलते, पिछकुड़िए निकलने का वो है, वो आदमी की तरफ से इस तरह का ट्वीट किया गया है क्या? आप कोई अश्लील नहीं करते, आप कोई गंदा नहीं करते, लेकिन जो आपका शब्दावली होती है ना, वो आपके स्तर पर हमको अच्छा नहीं लगती। हो सकता है आपको अच्छा लगती हो सकता है और लोगों को लगता हो कि ना भाई बिल्कुल ठीक है, जज है तो क्या है, लिख नहीं सकता। लेकिन मुझे लगता है कि आपको कुछ डिकोरम चाहिए था, कुछ मर्यादा चाहिए था, कुछ तो चाहिए था। भाई आप पूछने से आए हैं, आप आए हैं राज्यसभा में, अब तक के कार्यकाल में ऐसा कोई समझाने बुझाने, देश को दिशा निर्देश देने वाले बहस में आपने कोई भाग नहीं लिया। किसी ऐसे मुद्दे पर जो कानून में लूप पॉइंट्स हैं जिसके वजह से अपराधी निकल जाता है, कानून में ऐसी कौन सी कमजोरियां हैं, क्योंकि आप तो चीफ जस्टिस थे तो आपको पता होगा, जिसे 30-30, 25-25, 50-50 तल तक केस चलती रहती है, आदमी अपने स्वतः मौत मर जाता है, बाद में पता चलता है कि उसको 30 साल की जेल हो गई है, फांसी हो गई, पता चलो तो मर चुका है। तो ये आपने अभी तक तो नहीं कहा, आगे भगवान जाने। इसके पहले रंगनाथ मिश्रा साहब भी राजनीति में आए थे, चीफ जस्टिस थे, उनके यहाँ भी मैं कोई पार्लियामेंट में ऐसे उनका भाषण नहीं देखा जो वो कानून के आदमी थे और कानून पर बात किए। सचिन तेंदुलकर को राज्यसभा में बनाया गया, एक बार भी सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट और खेल पर कोई बाल ने भाषण दिया हो तो हमको लोग बता दें कि आया हुआ है, तो कहा होगा कि भाई क्रिकेट वाले तो वैसे भी मजे मारते हैं, फुटबॉल हॉकी वॉलीबॉल के खिलाड़ियों पर भी थोड़ा ध्यान दिया जाए, ऐसा कोई सचिन का भाषण और बता दिया जाए। रेखा सिनेमा में थी, क्या रेखा ने उसको कलाकार को लिया गया था? जया प्रदा का आना राज्यसभा में और रेखा में अंतर था, रेखा नॉमिनेटेड थी, जया प्रदा चुन के आई है, तो वो इंडिविजुअल है, वो सीने तारिका है, एक अलग बात है। लेकिन रेखा सीने तारिका कलाकार के रूप में नॉमिनेटेड है, जैसे पहले नरगिस थे, राज कपूर थे, अभी अपना जो गीतकार है गुलजार का नाम उनका, शबाना आजमी के पति, जो भी नाम भूल रहा हूँ उनका, वो थे। आज तक तो इन लोगों ने नहीं कहा कि यार सिनेमा में ड्रग एडिक्ट सारे लोग हैं, जाल बिछा हुआ है, इस पर कुछ सरकार करे। एक रवि किशन ने किया तो वो लोग तिल मिला गए। कहाँ उन्होंने सिनेमा की गंदगी पर कोई चर्चा की? कहाँ उन्होंने कहा कि यार भारत की सिनेमा भारतीय संस्कृति का नाश कर रहा है, इस पर कोई चर्चा किया जाए? रील और रियल दोनों लाइफ बर्बाद हो रहा है, इस पर कोई चर्चा हुआ तो नहीं ना भाई। तो कहाँ, तो क्या फायदा ऐसे लोगों को एक सीट ऑक्यूपाई करने का? कुछ हुआ क्या? अब आते हैं कि क्या इन लोगों को आना चाहिए या नहीं। देखिए, आना चाहिए तो मैं तो कहता हूं कि इन्हीं तरह के लोगों को आना चाहिए। पढ़ा लिखा आदमी अगर लोकसभा राज्यसभा में होगा, विधानसभा में होगा, तो बहस का स्तर नहीं कर सकता कि ये संजय सिंह जैसा उदंडता मार्शल को घूसा मारने जैसी बदतमीजी गुप्तेश्वर पांडे करेंगे विधानसभा में। मैं बिल्कुल उम्मीद ही नहीं कर सकता, क्योंकि जो आदमी इस कल्चर में 30 साल तक रहा है, पढ़ा लिखा आदमी है, वो इतना घटिया स्तर का काम ही नहीं कर सकता। मैं बिल्कुल गारंटी के साथ दे सकता हूँ। तो लोकसभा विधानसभा जहाँ होंगे वहाँ का स्तर बढ़ेगा। लेकिन ये बतानी पड़ेगी कि देखिए,
राजनीति न समाज सेवा है और सामाजिक मुद्दों को संसद और विधानसभा में उठाने का जरिया है। जो लोग एसपी कलेक्टर बड़े पोस्टों पर होते हैं उनको जनता से मुलाकात सिर्फ टीवी में देखने के लिए होता है। छांटे हुए, चुने हुए और छाने हुए लोग उनके यहाँ पहुँचते हैं और पहुँचते भी हैं तो उनकी हिम्मत नहीं है कि कोई आदमी एसपी को कह के सुनो नाली नहीं बना, तुमको मालूम है, बोलेगा पता चलो कि ऑर्डरली पीट दिया, पता चला कि ऑर्डरली पीट दिया। मैं नाम नहीं रखूंगा, वो अब रिजाइन करके एक बड़े पार्टी के नेता बन गए हैं, पटना के एसपी थे, आधा लोग समझ गए होंगे। मैं एक टिनहिया नेता गया और उनके गाड़ी के आगे कुछ बात हुई, उन्होंने बोला सुनो मालूम है लालू जी के पार्टी के हैं हम, तुम बोलेगा। वो उतरे, उनका ऑर्डरली से बोले कि पहले इसको आधा घंटा तक पीटो जब तक इस पर से लालू जी की भूत ना उतर गया। और आराम से कुटाई उसकी हुई। लालू जी के सामने गया, टीवी पे चला, लालू तेरे राज में जनता पीटे, मतलब बड़ी चिल्ला चिल्ला किया। लालू जी ने जब देखा वो एसपी के टाप को, लालू जी मुंह फेर के आगे बढ़ गए, उनको पता था कि क्या हो रहा है, वो नहीं किए। तो ऐसे लोग आम जनमानस के जन समस्या को समझ नहीं पाते क्योंकि पसीने के बदबू वाले से लोग मिलते ही नहीं। तो आपको तो पता नहीं है ना भाई कि समस्या क्या है, तो आप विधानसभा में रखेंगे क्या? विधानसभा में कोई भाषण देने वाला स्थान तो है नहीं कि लेक्चरर बढ़िया पढ़ा लिखा हो तो जाकर के लेक्चर देगा। विधानसभा में तो विधायी कार्यक्रम निपटाने के लिए आपको जन समस्याओं की जानकारी होनी चाहिए। वो तो आप पिछले 30-35 साल से आपको पता ही नहीं है कि गेहूं का रेट क्या चल रहा है। कुमार श्रीकांत साहब को नमस्कार। अब इस विषय पर क्या गुप्तेश्वर पांडे को बक्सर के ही समस्या का ज्ञान है, उनके गांव का? क्योंकि जब वो अपने बक्सर गांव जाते होंगे तो जिले के कप्तान परेशान होता होगा, भाई हमारा डीजीपी आया हुआ है, कहीं कोई मिसहैपनेस ना हो जाए। उसको जैसे ही पता चला होगा कि डीजीपी इस गांव का है तो वहाँ का एसपी, वहाँ के होमगार्ड को, वहाँ के दरोगा को कहा होगा देखना भाई डीजीपी का गाँव है। वो ऐसे ही दरोगा ही परेशान रहता होगा कि भाई बात ठीक है, डीजीपी साहब का गाँव है, कुछ ना हो फर्जी ट्विटर। अच्छा, वो चीफ जस्टिस साहब का, हाँ मुझे लगता ही है कि फर्जी है क्योंकि वो चीफ जस्टिस साहब के स्तर का बयान है नहीं। और ये और भी बुरी बात है कि अब तक वो आदमी गिरफ्तार नहीं हुआ, इतने बड़े आदमी के नाम का फर्जी ट्वीट इस्तेमाल कर रहा है। मुझे लग ही रहा था, वो आपने ठीक मार्गदर्शन दिया, कुमार श्रीकांत साहब का बहुत बहुत एहसान। तो आपको पता नहीं होगा क्योंकि अब तक जो भी आपके महकमे के लोग आए हैं, चाहे वो सतपाल मलिक जी हों, आर.के. सिंह हों, आर.के. सिंह चीफ सेक्रेटरी थे बिहार सरकार के और गृह सचिव थे, सबकी ऊंची कुर्सी पर थे, अभी भी बेल्ट नहीं खोले हैं। हालांकि आर.के. सिंह आरा जिला में विकास का काम बड़ी तेजी से कर रहे हैं, उनका काम बहुत बढ़िया है, लेकिन फिर भी जनता से जुड़ने में आज भी उनको परेशानी है, जुड़ नहीं पाते हैं। आम जैसे नेता जुड़ता है, जैसे लालू जी मुख्यमंत्री चलते रहता और भाई क्या है नेता, ये आदमी मैं भीड़ में खड़ा हूँ, मोदी जी और राकेश कैसे हो, गदगद हो जाऊंगा मैं, तो क्या यार मेरा नेता ने मेरा नाम रख दिया, वो चाहे किसी और राकेश को कर, मैं सुनूंगा मेरे को ही कह रहा है। ये सब आर.के. सिंह जैसे लोग कर ही नहीं पाते हैं, इसमें कोई ड्रामा लगता है लेकिन नहीं कर पाते हैं। तो फिर आपके आने का मतलब क्या है? मेरा ये कहना। दूसरा क्या है कि जो 20 साल 30 साल से बेदारा जनता का काम कर रहा है, जनता के बीच में एक सीट तो आपने मार दिया ना भाई, क्योंकि आप जिस सीट से मांग करेंगे बिहार की सारी राजनीतिक पार्टियां वो सीट से अपना कैंडिडेट विड्रॉ कर लेंगे। भाई गुप्तेश्वर पांडे यहाँ लड़ेंगे, ये आपका रुतबा है, ये आपका स्तर है, क्योंकि आप जिस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे आसपास के 4-5 सीट को भी आप प्रभावित करेंगे, ये आपका रुआब है। क्योंकि अभी आप रियल में रॉबिन हुड पांडे बन गए हैं, रियल में आप सेलिब्रिटी बन गए हैं। सुशांत सिंह राजपूत वाला केस को जिस तरह से आपने अपने राजनीतिक मकसद से उठाया है, उठा तो दिया ना भाई। उस केस में आप स्वर्ण समाज के हीरो हैं, पूज्य ब्राह्मण हैं। वैसे ही आजकल बिहार में क्षत्रिय ब्राह्मण को लालू प्रसाद का भूरा बार खत्म करते हैं, वो लोग राजनीतिक रूप से दबे हुए, उनको एक स्वर्ण समाज का इस स्तर का ब्राह्मण मिलेगा जो डीजीपी है, उस स्तर पर तो आप अपना ही नहीं आजू बाजू का वोट प्रभावित करेंगे। स्वर्ण समाज आपके साथ पोलराइज होगा, ये तो होगा। गुप्तेश्वर कहाँ से लड़ेंगे, क्योंकि बीजेपी अपनी सीट देगी क्या? कुमार श्रीकांत जी, गुप्तेश्वर पांडे जी अगर आपके गांव के सीट मांग देना तो आपके अनाउंस हुआ टिकट कट जाएगा। वैसे वह बक्सर से चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, ये मैं आपको खबर ब्रेक कर रहा हूँ, जान लीजिए। आप लोगों को लग रहा होगा कोई लालू प्रसाद नीतीश कुमार की पार्टी से लड़ेंगे, तो ये गलत है।
वो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ेंगे और बक्सर से चुनाव लड़ेंगे, अपने गांव का विधानसभा से, जो उनका गांव का विधानसभा है उससे चुनाव लड़ेंगे। और बक्सर के साथ साथ ये आरा बक्सर, ये जो जितना शाहाबाद है ना, इस शाहाबाद पूरे सीट को प्रभावित करेंगे और पूरे बिहार में स्वर्ण समाज के सीट को प्रभावित करेंगे। और गुप्तेश्वर पांडे बक्सर में चुनाव लड़ेंगे और प्रचार पूरे बिहार में करेंगे। वो कहेंगे कि सुशांत वाला केस हमने छोड़ने नहीं दिया, सुशांत के हम साथ हैं। सुशांत के नाम पर राजपूत पोलराइजेशन होगा, पांडे जी के नाम पर ब्राह्मण पोलराइजेशन होगा। तो जो लालू प्रसाद यादव भूरा बार खत्म कर रहे थे, वो सारे भूरा बार एक गुप्तेश्वर पांडे के और सुशांत सिंह राजपूत इकट्ठा हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी को वैसे ही स्वर्ण, वो लोग कहते हैं कि हम कहाँ जाएंगे, मेरे पास ऑप्शन नहीं है, तो वो जाएंगे, उसकी चिंता आप ना करें। वो जहाँ से टिकट मांगेंगे वहीं से मिलेगा। जेडीयू के खाते में बक्सर की 4 सीटें नहीं आती, सब बीजेपी के खाते में। हाँ, तो जेडीयू ना, अगर जेडीयू से भी अगर चुनाव लड़ेंगे ना और बक्सर से लड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी अपनी सीट हटा लेगी, कहेगी कि उसके जगह मैं और कहीं से ले लेता हूँ। आप ये मैं कह रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं ही पहला आदमी हूँ जिसने सार्वजनिक फेसबुक पर लाइव आकर के लिख के कहा था कि अगला चुनाव गुप्तेश्वर पांडे लड़ रहे हैं, ये मैंने कहा था। हाँ मिंटू, शुभ आशीर्वाद। मिंटू कह रहे हैं कि एक डीजीपी को अपने पद से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने एवं विधायक बनने की ललक कई सवाल पैदा करता है। राजनीति में कथित समाज सेवा, प्रकार के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कानून और गैर कानूनी लाभ की लालसा की तरफ इशारा करता है। तुम एकदम सही कह रहे हो, क्योंकि डीजीपी बिहार के एक विधायक से बड़ा पोस्ट है, क्योंकि डीजीपी साहब पूरे बिहार में सायरन मारते जाएंगे। आदमी पैसा वाला बात तो मैं कहूंगा नहीं, वो उचित नहीं है ना, असंसदीय बात हो गया। लेकिन जो कहा जा सकता है वो ये है कि अच्छा हैप्पी सिंह आपका मोबाइल बन गया, बहुत बहुत बधाई हो हैप्पी भाई। घर जा रहा हूँ मोदी जी के ट्रेन में, मेरा सीट ही नहीं, अरे सीट नहीं मिला, सीट ही नहीं मिला, धन्य हो रेलवे। चलो कोरोना की वजह से तुम भी कुछ श्रमदार और योगदान दो, घर पहुँच के फ़ोन करना, आपकी यात्रा मंगलमय हो। आप जिस काम में जा रहे हो क्या करें, मैं सिर्फ अपनी संवेदनाएं आपके सामने व्यक्त करता हूँ। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और आप सब लोगों को सहन शक्ति दे। जय श्री राम। बात हो रही थी गुप्तेश्वर पांडे जी पर, तो कुमार श्रीकांत जी, गुप्तेश्वर पांडे जी पर टिकट कोई समस्या नहीं है, सीट कोई समस्या नहीं है, और राजनीतिक पार्टी भी कोई समस्या नहीं है, और उनका जीतना भी कोई समस्या नहीं है। दोनों तीनों बातें हैं, वो श्योर सर्टेन सीट है, कोई भी पार्टी उनको अपने साथ जोड़ेगी, ये एकदम फाइनल बात है। अब मेरा कहना है कि देखिए, संविधान में लिखा गया है कि कोई भी नागरिक चुनाव कहीं से भी लड़ सकता है, कहीं कोई, उसमें कहीं कोई रत्ती भर भी संदेह नहीं है। लेकिन एक बात होता है मोराल, आदमी का ना, कहा जाता है कि आपका मोराल अगर टूट गया ना, कहा जाता है कि अगर आपका स्वास्थ्य गया तो थोड़े नुकसान, अर्थ गया तो कोई नुकसान नहीं, स्वास्थ्य गया तो थोड़ा नुकसान, बहुत बड़ा नुकसान इरिपेरेबल है। और अगर आपका साख चला गया, मोराल चला गया, तो फिर आप रिपेरेबल भी नहीं है, मतलब आप वो रिपेयर भी नहीं हो सकता। एक होती है मोराल, आप डीजीपी थे, आपका हर आदेश सरकार के संविधान के तहत लिया गया था, लेकिन अब लोग कहेंगे कि यार ये फलाना वाला आदेश भाजपा को फायदा पहुंचा रहा था क्या? क्योंकि शिवसेना के संजय राउत ने तो कह दिया कि वो सुशांत सिंह राजपूत के न्याय के लिए नहीं लड़े थे, वो खुद के न्याय लेके थे और उनका प्रति न्याय हो गया। अब शिवसेना मोदी के विरोधी वाले लोगों का एक हथियार हो गया, वो यही कहेंगे कि वो लोग संवैधानिक सीट का दुरुपयोग करते हैं। लेकिन मेरा अपना मानना है, मैं बिल्कुल मान रहा हूं कि पढ़ा लिखा समझदार आदमी को ही संसद विधायक बनना चाहिए, लेकिन फिर भी कम से कम 5 साल तक संवैधानिक सीट पर रहने वाले आदमी को कोई भी लाभ का सीट नहीं दिया जाए, तभी जा करके उनके निर्णयों पर संदेह नहीं होगा। बेहतर तो ये होगा कि इनको कोई सीट ही न दी जाए, बिल्कुल कहीं कोई, आप इनको एडवाइजर बोर्ड में रखें, कंसल्टिंग एडिटर के रूप में रखें, कंसल्टेंट के रूप में रखें कि आप पुलिस महानिदेशक हैं, पुलिस सुधार के विषय में आप जरा अपना योगदान दें, बताएं कि क्या क्या हो सकता है, आपके योगदान का सदुपयोग किया जाएगा। सबसे बढ़िया तो ये होता, साइंटिस्ट को साइंस में कंसल्टेंट रखा जाएगा, रक्षा मंत्रालय वाला आदमी को, जनरल वगैरह को उसमें रखा जाएगा। लेकिन
अगर आप सीधे चुनाव का टिकट दे के या राज्यसभा में नामित करके भेज रहे हैं तो आपके निर्णय पर समीक्षा होगी और आप सब अपनी प्रतिष्ठा बचाए रखना चाहते हैं तो क्या रखा है लोकसभा राज्यसभा में। मैं नहीं मानता कि डीजीपी ने जो स्थान सम्मान पाया है वो अब एक विधायक बन के पाएंगे। मुझे लग रहा है कि आप आवेग में आ गए हैं। डीजीपी के रूप में जो आदमी आपके सामने खड़ा होने के साहस नहीं कर पाता था, विधायक के रूप में आपकी गाड़ी के सामने खड़ा होगा, बोलेगा ये नाली नहीं बनी थी तो अंदर आ कैसे गया, क्योंकि कई विधायकों को गांव वाले घुसने नहीं दे रहे हैं। और अगर आप डीजीपी बन करके सारे काम, जनता की सारे मनभावन काम को पूरा कर देंगे तो आप गलतफहमी के शिकार हैं। खैर, मुझे गुप्तेश्वर पांडे जी के ना तो वीआरएस लेने से कोई परेशानी है, ना ही उनका चुनाव लड़ने की मंशा से कोई परेशानी है। बक्सर से मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, इसलिए मेरे कंपटीशन में गुप्तेश्वर पांडे नहीं है, और ना ही मैं बिहार के राजनीति में जाने वाला हूँ। ससुराल से चुनाव लड़ने का प्रथा नहीं है और मेरा जन्म स्थान उत्तर प्रदेश के बलिया में है। गुप्तेश्वर पांडे बलिया से चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये गारंटी है। अच्छा रहेगा बक्सर से लड़ेंगे तो बलिया को प्रभावित करेंगे, पंडित जी लोग का वोट एक क्षत्रिय पुत्र को मिलेगा, हमारे लिए बढ़िया बात है। लेकिन ये गुप्तेश्वर पांडे की उस प्रतिष्ठा के लिए ठीक नहीं है कि वो आज रिजाइन किए और कल ज्वाइन करेंगे। ये इस तरह की परंपरा को रोकनी चाहिए और इस मामलों में सारी पार्टी नंगी है। कोई ये नहीं है कि अकेले गुप्तेश्वर पांडे भाजपा, जदयू या कांग्रेस है। जो लोग हैं वो हर आदमी के पास है। कोई आदमी राज्यसभा में उनको पिट कर देता है। अब हमारे उत्तर प्रदेश के मायावती जी हैं, उनका एक वकील केस लड़ रहा था, वो आज उनके पार्टी का दूसरा सबसे खास आदमी बना हुआ है। सीधा सीधा लग रहा है कि आपने अनुकंपा के आधार पर उनको कंपनसेट किया है। आप सब जो संवैधानिक सीट पर हैं, आपकी प्रतिष्ठा बनी रहे, आपकी प्रतिष्ठा अक्षुण्ण रहे, इसके लिए आपको अपने आचरण में परिवर्तन करना पड़ेगा। अपने आचरण को आदर के योग्य, तभी जा करके आप मान सम्मान पा जाएंगे और आपके निर्णय पर संदेह नहीं होगा। इन्हीं शब्दों के साथ गुप्तेश्वर पांडे जी जैसे पढ़े लिखे लोग चुनाव में आते हैं तो ये खुशी है, लेकिन थोड़ा सा मोराल प्रभावित होता है और मैं चाहता हूं कि आदमी का मोराल प्रभावित ना हो। गुप्तेश्वर पांडे की उज्जवल भविष्य की कामना के साथ उन तमाम लोग जो किसी भी क्षेत्र में अपना नाम कमाना चाहते हैं वो ईमानदारी, लगन और मेहनत से कमाएं, यही उनके लिए बढ़िया है। इन्हीं शब्दों, इन्हीं दुआओं, शुभकामनाओं के साथ मैं राकेश परमार आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।